कहानी की शुरुआत साल 2020 में एक जेल से होती है। हमारे सामने बैठा कैदी है अर्जुन। आज वह खास तौर पर अपनी दाढ़ी संवार कर बैठा है क्योंकि उससे मिलने उसका एक पुराना दोस्त आने वाला है। यह वही शख्स है जो कभी उसका जेलमेट हुआ करता था और करीब 6 महीने पहले अपनी सजा पूरी करके रिहा हो चुका है। आज अर्जुन का जन्मदिन है, इसलिए दोस्त उससे मिलने के साथ साथ उसकी पसंदीदा मिठाई भी लेकर आया है। लेकिन जैसे ही अर्जुन मिठाई खाने वाला होता है, पीछे खड़ा एक जेल गार्ड बीच में टपक पड़ता है। वह बिना पूछे अपनी उंगली मिठाई में डालकर पहले खुद उसका स्वाद चख लेता है। गार्ड की इस बदतमीजी पर अर्जुन गुस्सा तो होता है, लेकिन जेल के माहौल में वह कुछ कह नहीं पाता। चुपचाप मिठाई खाते हुए उसकी उंगलियां बार बार अपनी बांह पर बने एक टैटू को छूती रहती हैं, जिस पर सिर्फ एक अक्षर बना हुआ है। दोस्त की नजर भी आखिर उस टैटू पर पड़ती है। वह फिर से पूछता है कि आखिर इस अक्षर की कहानी क्या है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम पहुंच जाते हैं साल 2005 में। उस समय अर्जुन मेडिकल कॉलेज का छात्र था। वहीं उसकी मुलाकात प्रिया से हुई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन प्रिया का परिवार काफी रसूखदार और अमीर था, इसलिए उनका रिश्ता हमेशा छुपकर ही चलता रहा। आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलता है कि प्रिया के कई साल पहले बीमारी से निधन हो चुका था। घर में अब उसकी माँ और एक प्रभावशाली सरकारी अधिकारी भाई थे। वहीं अर्जुन की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। बचपन में ही अर्जुन की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वो अपनी बचपन की दोस्त सिया के साथ बड़ा हुआ था। आज सिया एक अच्छा खासा कोचिंग सेंटर चलाती थी और अर्जुन भी वहीं किराए पर रहता था। प्रिया के लिए अपने प्यार को हमेशा याद रखने के लिए अर्जुन उसने अपनी बांह पर उस नाम का पहला अक्षर टैटू करवाया था। लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला था। प्रिया के जिंदगी में सब कुछ हमेशा ऐसा कुछ बदल गया। उस शाम प्रिया अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा करने गई थी। इस बीच मिले कुछ मिनटों के मौके का फायदा उठाकर सिया की मदद से अर्जुन चुपके से उससे मिलने पहुंच जाता है। दोनों को कुछ मिनटों के लिए अकेले मिलने का मौका मिल जाता है। वहां प्रिया वादा करती है कि रात को चुपके से कोचिंग सेंटर आएगी और उससे मिलेगी। बदले में अर्जुन भी बताता है कि उसने उसके लिए एक खास बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है। लेकिन किस्मत को कुछ और नहीं मंजूर था। उधर निगरानी कर रही सिया की किसी बात पर प्रिया के बड़े भाई से तीखी बहस हो जाती है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह मामूली झगड़ा इतनी भयानक त्रासदी में बदल जाएगा। रात को अर्जुन बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रिया की जगह वहां उसके भाई का बदला पहुंच गया। 7 दरिंदों ने मिलकर सिया के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जैसे ही उसकी चीखें सुनाई दी, वह दौड़कर बाहर निकला, लेकिन दरवाजे से निकलते ही पीछे से हमला हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने अपनी दोस्त की हालत देखी तो उसका गुस्सा फट पड़ा। किसी तरह खुद को छुड़ाकर उसने सामने खड़े शख्स पर हमला कर दिया। वार इतना जोरदार था कि प्रिया का भाई वहीं दम तोड़ बैठा। और बदकिस्मती देखिए, उसी पल वहां प्रिया भी पहुंच गई। उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देख ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। सिया अचानक गायब हो गई, जैसे धरती निगल गई हो। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में प्रिया ने ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसका कहना था कि उसका भाई सिया को बचाने गया था क्योंकि अर्जुन उसका भाई सिया को बचाने गया था क्योंकि अर्जुन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। रोकने की कोशिश में दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसी दौरान उसके भाई की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब उसने यह तक कह दिया कि वह अर्जुन नाम के किसी आदमी को जानती ही नहीं। इतने आखिरकार अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा हो के समय उसकी एक न चलिया। देखते ही देखते 13 साल जेल की सजा सुनादी समय बीतता गया। देखते ही देखते 13 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजर गए। अब वर्तमान में लौटते हैं। जन्मदिन पर मिलने आया पुराना दोस्त सिर्फ मिठाई खिलाने नहीं आया था, वह एक बड़े मिशन का हिस्सा था। जेल से भागने का मिशन। 13 साल तक सीने में दबा गुस्सा अब बदले में बदल चुका था। वह प्रिया को उसके विश्वासघात की कीमत चुकवाना चाहता था। अब सवाल उठता है कि अगर बदला ही लेना था तो 13 साल इंतजार क्यों? दरअसल साल 2020 में महामारी ने पूरे देश की व्यवस्था हिला दी थी। जेलों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए कैदियों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। यही वह मौका था जिसका इंतजार किया जा रहा था। जब कैदियों को लेकर जा रही वैन एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी तो दोस्त के लोगों ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। कुछ ही सेकंड में एक आदमी ने चोरी छिपे वैन का गियर ऑयल निकाल दिया। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही गाड़ी रेलवे ट्रैक पर पहुंची, वह बीच रास्ते में बंद पड़ गई। उधर दूर से तेज रफ्तार ट्रेन सीटी मारती हुई आ रही थी। पुलिसकर्मी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गियर फंस जाने की वजह से वैन एक इंच भी नहीं हिली। ऐसे खतरनाक माहौल में भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एक छोटी सी चाबी बाहर निकाली, फिर उसने धीरे से अपने मुंह से हथकड़ी की एक ही चाबी छिपाकर दे चुका था। कुछ ही पलों बाद सभी कैदी और पुलिस वाले जान बचाने के लिए गाड़ी से कूद गए। अगले ही सेकंड ट्रेन ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी, लेकिन तब तक वह काफी दूर निकल चुका था। पहले से तैयार मोटरसाइकिल पर बैठकर वह अंधेरे में गायब हो गया।
हैरानी की बात थी कि जेल से भागने के बाद भी उसने तुरंत बदला लेने की कोशिश नहीं की। उसकी पहली मंजिल थी एक नाइट क्लब। 13 साल जेल में बिताने के बाद कोई वहां पहुंचे तो बात समझ में आती है, लेकिन असली हैरानी तो तब हुई पता चला कि वह वहां किसी से मिलने नहीं, बल्कि सिर्फ एक गाना सुनने और खुलकर डांस करने आया था। मानो 13 साल की कैद के बाद पहली बार आज़ादी का स्वाद ले रहा हो। इसके बाद वह सीधे अपने दोस्त के गुप्त अड्डे पर पहुंचा, जो बाहर से एक साधारण गैराज दिखाई देता था। वहां उसके लिए नया नाम, नए दस्तावेज और नई पहचान तैयार थी। 3 दिन बाद दुबई जाने वाला एक जहाज रवाना होने वाला था। अगर वो उसमें सवार हो जाता तो हमेशा के लिए नई जिंदगी शुरू कर सकता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इस सफर के लिए 7 लाख नहीं, पूरे 70 लाख रुपए की जरूरत थी। दोस्त सिर्फ 10 लाख रुपए की जरूरत थी। दोस्त सिर्फ 10 लाख का इंत रुपए जुटाने थे। हालांकि उसे पैसों की उतनी चिंता नहीं थी। अगली सुबह उसका पूरा ध्यान सिर्फ बदले पर था। वह प्रिया तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक छोटी बदले पर था। वह प्रिया तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक छोटी बच्ची उसके सामने आ गई। यहीं से उसकी योजना बदल गई। वह चुपचाप बच्ची और उसकी माँ का पीछा करते हुए एक प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचा। वहीं उसे पता चला कि प्रिया का पति गंभीर दिल की बीमारी से जूझ रहा है और उसकी जान बचाने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस नाजुक दौर में कुछ ऐसा छिपा था जिसने पूरा मामले को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाली थी। सबसे पहले बीमा कंपनी ने इलाज का क्लेम खारिज कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि सिर्फ पैसे होने से काम नहीं चलेगा। जिस डोनर का दिल उपलब्ध था उसकी उम्र ज्यादा थी और मेडिकल पैरामीटर ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त नहीं थे। ऐसे में अस्पताल किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि प्रिया के सामने हर रास्ता बंद दिखाई दे रहा था। तभी एक अनजान आदमी उसके पास आया। उसने दावा किया कि वह बिना किसी वेटिंग लिस्ट के एकदम सही डोनर का इंतजाम कर सकता है। सारे मेडिकल पैरामीटर जो भी मैच करेंगे। बस एक छोटी सी शर्त थी, 3 दिन के अंदर 80 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। पैसे मिलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। यह सुनकर वह उम्मीद और चिंता दोनों के बीच फंस गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पूरी बातचीत कोई और भी सुन रहा था। अस्पताल से निकलने के बाद भी अर्जुन लगातार उसका पीछा कर रहा था और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। यहीं से उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आया जिससे 2 निशाने एक साथ नजर रखी थी। उसकी नज़र में है अस्पताल इलाज का केंद्र कम और पैसे कमाने की मशीन जा रखी थी। महामारी के दौरान सिर्फ 6 महीनों में अस्पताल ने 5 नई शाखाएं खोल ली थीं। हर दिन करोड़ों रुपए का कैश इधर उधर होता था और यह रकम पन उसे अंदाजा हुआ कि रोजाना कम से कम 1 करोड़ रुपए नकद ट्रांसफर होते हैं। योजना को अंजाम देने के लिए उसने मोटी रकम देकर अस्पताल की एक वरिष्ठ नर्स को खरीद लिया और कैश ट्रांसपोर्ट का पूरा शेड्यूल तथा रूट हासिल कर लिया। अब सिर्फ एक ड्राइवर की जरूरत थी और इसके लिए उसने उसी को चुना जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। जब वह अचानक उसके घर पहुंचा तो सामने वाली पूरी तरह हैरान रह गई। काफी देर तक दोनों के बीच तनाव बना रहा। फिर माहौल थोड़ा शांत होने पर उसने एक चौंकाने वाला सच बताया। असल में जिस डोनर को अनुपयुक्त बताया गया था उसकी उम्र समस्या नहीं थी, सच्चाई कहीं ज्यादा गंदी थी। डोनर की बेटी जो उसी अस्पताल में नर्स थी, उसने अपने पिता का दिल अस्पताल को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया था। बाद में अस्पताल ने वही दिल एक मरीज को 2 करोड़ रुपए में बेचने की डील कर दी। यह सुनते ही समही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिंदगी भी इस तरह खरीदी और बेची जा सकती है। कुछ समय बाद दोनों चेहरे ढककर अस्पताल के पास पहुंच गए। योजना बेहद सीधी थी, कैश से भरी एम्बुलेंस को रास्ते में रोकना और पैसा लेकर निकल जाना। हालांकि उसके मन में एक और चाल भी चल रही थी। वह चाहता था कि पूरी वारदात का दोष प्रिया पर डाल दिया जाए ताकि बदला भी पूरा हो जाए और खुद भी बच निकले। उस दौरान अस्पताल का मालिक राकेश अपने कुछ आदमियों के साथ नकदी लेकर बेसमेंट पार्किंग में पहुंचा। वे लोग रकम एम्बुलेंस में लोड ही कर रहे थे कि अचानक एक बंदूक उसके सिर पर ही थी। एक बंदूक उसके सिर पर टिक गई। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। अस्पताल मालिक उसके आदमी एम्बुलेंस के अंदर बंद कर दिए गए, जबकि अर्जुन नकदी लेकर गाड़ी भगा ले गया। लेकिन तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया और उसने कैश से भरे बैग को पकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। अचानक गोली चल गई। कर्मचारी घायल हो गया, लेकिन बैग उसके हाथ से छूटकर बाहर जा गिरा। अगले ही नोट हवा में उड़ने लगे और सड़क पर बिखर गए। यह नजारा देखकर प्रिया घबरा गई और कार सीधा दीवार से टकरा गई। इंजन बंद हो गया और गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। स्थिति बिगड़ती देख उसने तुरंत फैसला लिया। उसने कहा कि जितना कैश बच सकता है जल्दी से समेटो। खुद दूसरी तरफ भागकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोला, अंदर बंद लोगों को बाहर निकाला और उन्हें उनकी ही कार में ठूंस दिया। इसके बाद दोनों एम्बुलेंस लेकर वहां से फरार हो गए। अच्छी बात यह थी कि एम्बुलेंस होने की वजह से पुलिस को चकमा देना आसान हो गया और वे घेराबंदी तोड़कर निकल गए।
लेकिन बुरी खबर यह थी कि बिखरे हुए नोटों के कारण उनके पास मुश्किल से 50 लाख रुपए ही बचे थे। यह रकम किसी एक की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकती थी। दोनों की तो बात ही अलग थी। उधर दूसरी तरफ पुलिस विभाग में एक ईमानदार अधिकारी इंस्पेक्टर मोहित पहले से ही अस्पताल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। उसकी जांच में सामने आया था कि महामारी के दौरान अस्पताल ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर करोड़ों कमाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एम्बुलेंस का इस्तेमाल नकदी और काले धन को इधर उधर पहुंचाने के लिए भी किया जा रहा था, और अब हुई यह लूट उसकी जांच को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। इधर एक दिलचस्प बात यह थी कि इंस्पेक्टर मोहित अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण अगले 1 महीने तक न तो वर्दी पहन सकता था और न ही अपने सर्विस हथियार को छू सकता था। इसलिए पूरी जांच के दौरान उसे कई अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम से एक नई सूचना मिली। अस्पताल की दूसरी शाखा में गोलीबारी हो गई थी, और इसमें किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस हंगामे के पीछे वही दोनों थे। एम्बुलेंस लूटने के बाद अब ये सीधे अस्पताल के अंदर पहुंचकर नकदी से भरा बैग लेकर भाग रहे थे। लेकिन इस बार एक ऐसी घटना हुई जिन्हें सब कुछ बदल दिया। भागते समय वो अस्पताल की लिफ्ट में फंस गया। चारों तरफ से लोग उसे घेर चुके थे। उस पल उसे लगा कि जैसे 13 साल पहले हुआ था, वैसे ही इस बार भी उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगले ही सेकंड गोलियों की आवाज गूंज उठी। सामने खड़ी प्रिया ने हथियार उठाकर उसकी जान बचा ली। उसने अकेले कई लोगों का सामना किया और बाहर निकलने का रास्ता बनाया। उस पल उसका दिल पूरी तरह उलझ गया। जिस औरत से वह 13 साल तक नफरत करता रहा, वही आज अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा रही थी। उसकी आंखों में अनजाने में आंसू आ गए। इसके बाद दोनों किसी तरह अस्पताल से निकलने में कामयाब हो गए। लेक्चर शुरू हो चुकी थी। वहीं राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और कुछ ही देर में पुलिस ने उन्हें एक झुग्गी बस्ती में घेर लिया। चारों तरफ पुलिस बल बढ़ता जा रहा था। दूर खड़ा इंस्पेक्टर लगातार लाउड स्पीकर पर पुरानी बातों का जिक्र करके उसके जख्म कुरेद रहा था। आखिरकार फैसला उसने ऊपर लगा बड़ा तिरपाल काट दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिर हवा में कई गोलियां चलाकर और ज्यादा भ्रम पैदा किया। इस अराजकता का फायदा उठाते हुए उसने प्रिया को पुलिस की तरफ धक्का दे दिया ताकि वह सुरक्षित पकड़ी जाए, जबकि खुद नकदी से भरा बैग लेकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्मी स्टंट से कम नहीं था। करीब 100 किलो से भी ज्यादा वजन वाला इंस्पेक्टर अचानक दीवार फांदकर ऐसी छलांग लगाता है, भीषण हाथाकिल पर जा गिरता है। ये छलांग लगाता है कि सीधे मोटरसाइकिल में उलझ जाते हैं। दोनों सड़क पर लुढ़कते हुए भीषण हाथापाई में उलझ जाते हैं। उसने पूरी लड़ाई में बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, और शायद ही उसकी सबसे बड़ी इसकी गलती साबित हुई। कुछ देर बाद वह फिर एक बार पुलिस की पकड़ से निकल भागा। हालांकि इंस्पेक्टर का अनुभव कमाल का था। मौके पर छूटा एक कपड़े का टुकड़ा देखकर ही उसने अंदाजा लगा लिया कि दूसरे लुटेरे की पहचान एक महिला है। दूसरी तरफ वह भारी रकम लेकर वापस गैराज पहुंचा। पुराना दोस्त उसके लिए दुबई भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। असल में झुग्गी बस्ती में उसने जो कुछ किया वह सिर्फ पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए था। वह चाहता था कि प्रिया आसानी से बच निकल सके। उसी समय उसे एहसास हुआ कि नफरत अब भी जिंदा है, लेकिन उसके दिल में दबा प्यार उससे भी ज्यादा जिंदा है। इसीलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा कि सारी रकम बैंक में जमा कर दी जाए और बैंक कार्ड प्रिया तक पहुंचा दिया जाए ताकि वह अपने पति का इलाज करा सके। दोस्त ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। प्रिया की जैकेट की जेब से एक नीले पत्थर वाला लॉकेट नीचे गिर गया। उसे देखते ही वह सन्न रह गया। उसे साफ याद था कि उसी सुबह उसने यह लॉकेट उसकी बेटी के गले में देखा था। तब बताया गया था कि यह बच्ची को उसके पिता ने गिफ्ट किया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह वही नीलम वाला लॉकेट था जिसे उसने 13 साल पहले जन्मदिन पर देने के लिए खरीदा था। वह तो कभी उसके हाथ तक पहुंचा ही नहीं था। फिर यह लॉकेट उसकी बेटी के पास कैसे पहुंचा, और सब लोग इसे उसके पति का दिया हुआ तोहफा क्यों बता रहे थे? यहीं से उसके दिमाग में शक पैदा हुआ। अगले ही पल वह सीधे ऑल के उस कमरे में पहुंच गया जहां प्रिया का पति भर्ती था। उधर इंस्पेक्टर मोहित एक पुराने पते पर पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसे दुनिया पिछले 13 सालों से गायब मान रही थी। वह थी सिया। उसके बयान ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पता चला कि 13 साल पहले मंदिर में हुई मुलाकात को एक आदमी छिपकर रिकॉर्ड कर रहा था। उसका नाम समीर था। उसी की हरकत पकड़े जाने पर सिया और प्रिया के भाई के बीच झगड़ा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यही समीर आगे चलकर प्रिया का पति बना और आज अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा वही आदमी था। अब सिया और अस्पताल में भर्ती उस शख्स, दोनों की गवाही से 13 साल पुरानी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। असल में उस रात हुई पूरी त्रासदी की जड़ वही था। उसी ने लगातार उकसाकर और भड़काकर प्रिया के भाई के मन में जहर भरा था, और आखिरकार उसी के बहकावे में आकर उसने अपने साथियों के साथ सिया पर हमला किया था।
अब 13 साल से दबा हुआ सच आखिरकार दुनिया के सामने आने वाला था। उस भयावह घटना के अगले ही दिन सब कुछ दबाने की तैयारी शुरू हो गई। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने सिया को खुली धमकी दी। उसने साफ कह दिया कि अगर उसने सच बोलने की कोशिश की तो अगला सूरज वह जिंदा नहीं देख पाएगी। ऐसी हालत में उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे मजबूरन झूठे बयान पर हस्ताक्षर करने पड़े और हमेशा के लिए गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ा। पुलिस ऐसा सिर्फ प्रभावशाली परिवार को बचाने के लिए नहीं कर रही थी। असल वजह और भी गहरी थी। जिस समीर ने पूरी साजिश रची थी वह उसी पुलिस अधिकारी का रिश्तेदार था। दूसरी तरफ प्रिया की मजबूरी भी कम दर्दनाक नहीं थी। उसकी मां ने साफ कह दिया था कि अगर उसने पुलिस के कहे अनुसार बयान नहीं दिया तो अर्जुन को बिना किसी मुकदमे के रास्ते से हटा दिया जाएगा। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ उसकी जान। ऐसी स्थिति में उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। यही वजह थी कि उसने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ गवाही दी थी। अब जब 13 साल पुराना सच पूरी तरह सामने आ चुका था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह बेवफाई नहीं बल्कि मजबूरी का शिकार हुई थी और सबसे बड़ा दोषी कोई और नहीं बल्कि समीर था। सालों की नफरत और दर्द एक ही पल में भड़क उठे। उसने बिना कुछ कहे उसका गला पकड़ लिया और जान लेने पर उतारू हो गया। लेकिन तभी मरते मरते समीर ने एक ऐसा सच बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। टूटी हुई सांसों के बीच उसने कहा, जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी वो मैं नहीं, प्रिया है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वही महामारी के दौरान हुए फेफड़ों के नुकसान ने उसकी हालत बेहद खराब कर दी थी। परिवार और डॉक्टरों ने यह सच्चाई सबसे छिपा कर रखी थी। उसका दिल टूट गया। आंखों में आंसू लिए वह तुरंत उसके घर की तरफ दौड़ा। लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि वह घर पर नहीं है। घबराहट में वह उसकी मौसी के घर पहुंचा। वहां उसे मालूम हुआ कि कुछ देर पहले वो अपनी बेटी से मिलने आई थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। बेटी को आखिरी बार गले लगाने के बाद वह बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। यह सुनते ही उसे एक और बात याद आई। उसने तो अपने दोस्त को पैसे बैंक में जमा करके ATM कार्ड पहुंचाने को, पर वह गई कहाँ? उसने तुरंत फोन मिलाया लेकिन फोन बंद था। उसी समय छोटी बच्ची उसके पास आई और मासूमियत से पूछने लगी कि उसकी माँ कहाँ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस जेब से वही नीले पत्थर वाला लॉकेट निकाला और मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसे एक जादू दिखाएगा। क्या जादू? फिलहाल यह राज वहीं रह जाता है। कुछ देर बाद वह तेजी से गैराज पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सारा पैसा गायब था। दोस्त और उसके साथी मृत पड़े थे। यह सब एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का काम था जिसे अस्पताल मालिक राकेश ने किराए पर रखा था। उसने पैसे भी लूट लिए, गवाहों को भी खत्म कर दिया और जाते जाते हथियारों का बड़ा जखीरा भी उठा ले गया। उधर अस्पताल मालिक को जैसे ही खबर मिली कि प्रिया हथियार लेकर अस्पताल पहुंची है, उसने तुरंत उसी भ्रष्ट अधिकारी को सूचना दे दी। आदेश साफ था, पुलिस पहुंचने से पहले मामला हमेशा के लिए खत्म कर देना है। मरीजों और स्टॉफ में अस्पताल खाली करा देनोगे। कुछ ही और स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। सभी CCTV कैमरे बंद कर दिए गए। पूरा अस्पताल एक मौत के जाल में बदल चुका था। लेकिन जिस बंद माहौल को उसने अपने फायदे के लिए बनाया था वही उसके खिलाफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने पहले भ्रष्ट अधिकारी को ढूंढ निकाला और एक भीषण मुठभेड़ के बाद उसे खत्म कर दिया। इसके बाद उसने किसी तरह उसे अपने साथ लिया और दोनों अस्पताल के बेसमेंट तक पहुंच गए। वहां खड़ी उसी अधिकारी की कार पर कब्जा करके वे अस्पताल से निकल भागे। लगातार भागते भागते वे शहर से दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। हालात बेहद खराब थे, लेकिन एक चीज उनके पक्ष में थी। कार की डिक्की में उसके दोस्त के चुराए गए हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद रखा था। उसने एक असॉल्ट राइफल उठाई, मैगजीन चेक की और समझ गया कि अब आखिरी लड़ाई बहुत करीब है, क्योंकि अस्पताल मालिक और उसके लोग इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी सबसे पहले अस्पताल पहुंचा। उसने आते ही पूरे अस्पताल को खाली करवाने का आदेश दिया। सभी मरीजों और स्टाफ को बाहर भेज दिया गया, जबकि अस्पताल के सारे CCTV कैमरे बंद कर दिए गए। उसकी योजना साफ थी। मुख्य पुलिस बल के पहुंचने से पहले ही वह प्रिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहता था। लेकिन कई बार इंसान जो सोचता है, किस्मत उससे बिल्कुल उल्टा खेल खेलती है। जिस बंद माहौल को उसने अपने फायदे के लिए तैयार किया था वही उसके खिलाफ चला गया। कुछ ही देर में वह खुद शिकार बन गया। उसे खत्म करने के बाद अर्जुन ने अब छिपना छोड़ दिया। कमजोर और बीमार हो चुकी प्रिया को सहारा देकर वह सीधे बेसमेंट की तरफ बढ़ा। वहां खड़ी उसी अधिकारी की कार लेकर दोनों अस्पताल से निकल भागे। लगातार भागते भागते वे शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। हालांकि एक राहत की बात थी, कार में उनके दोस्त के हथियार और गोला बारूद से भरा पूरा बैग रखा हुआ था। उसने तुरंत असॉल्ट राइफल उठाई और पीछा कर रहे गुंडों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ
तो उसने उससे एक बेहद जरूरी बात कही। उसने समझाया कि बेंगलुरु के एक अस्पताल में उसके ऑपरेशन की व्यवस्था हो चुकी है। अब चाहे बेटी के लिए या उसके लिए उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। अगर वह हार मान लेगी तो अब तक की सारी कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। बहुत समझाने के बाद आखिरकार मान गई। आंखों में आंसू लिए उसने कार स्टार्ट की। उधर वह अकेला खड़ा होकर दुश्मनों का सामना करने लगा ताकि वह सुरक्षित निकल सके। गोलियों की बौछार के बीच कार धीरे धीरे दूर होती गई। वह उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर खुद पहाड़ी की तरफ पीछे हटते हुए लड़ाई जारी रखी। इसी दौरान इंस्पेक्टर ने मुफ्ती आमने सामने डटे रहे, लेकिन इस बार इंस्पेक्टर ने अपने पुराने सिद्धांत छोड़ दिए। उसने हथियार उठाया और एक गोली चलाई। गोली सीधे उसके कंधे में जाकर लगी। फिर उसने आवाज लगाकर कहा कि वह उसे मारना नहीं चाहता, वह सिर्फ चाहता है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन तभी उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली। किसी महत्वपूर्ण टाइमर की आखिरी गिनती भी खत्म हो चुकी थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई, मानो वर्षों का बोझ अचानक उतर गया हो। अगले ही पल वह छिपने की जगह से बाहर निकला और आसमान की तरफ गोलियां चलाने लगा। कुछ सेकंड बाद दर्जनों गोलियां उसके शरीर को चीर चुकी थी। वह एक चट्टान के सहारे बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी आखिरी सांसों में उसने इंस्पेक्टर से सिर्फ एक गुजारिश की, आगे की जिंदगी में उसका ख्याल रखना। इतना कहकर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। कहानी यहीं खत्म होती दिखती है, लेकिन असली भावनात्मक झटका बाकी था। एक महीने बाद की बात, टीवी पर खबर चल रही थी कि अस्पताल मालिक राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके सारे गैरकानूनी धंधों का पर्दाफाश हो चुका है। उधर समीर अपने घर में बैठा लोगों को महामारी से बचने और संघर्ष करने की लंबी लंबी कहानियां सुना रहा था। तभी बाहर कार का हॉर्न बजा। खिड़की से झांककर देखा तो इंस्पेक्टर मोहित आया हुआ था। उसी से उसे पता चला कि 13 साल पहले की पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति था। यह सच सुनकर वह पूरी तरह टूट गई। कुछ देर बाद उसने सीधे जाकर उससे जवाब मांगा, लेकिन उसे जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वो हंसते हुए अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा और उसे मूर्ख कहने लगा। बस यहीं उसकी आखिरी गलती हो गई। उसके जाते ही उसने अलमारी के सबसे नीचे रखा एक पुराना फोटो फ्रेम निकाला। फिर नीचे हॉल में पहुंची जहां मेहमान मौजूद थे। सबके सामने उसने वह तस्वीर दीवार पर टांग दी। तस्वीर में 13 साल पुरानी एक मुस्कुराती याद कैद थी। लोग अभी तस्वीर को समझने की कोशिश ही कर रहे थे। वह और अर्जुन साथ खड़े थे। लोग अभी तस्वीर को समझने की को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, एक नहीं। और फिर सबके सामने अपने पति को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, एक नहीं कई थप्पड़, इतने कि वह पूरी तरह घबरा गया और कुछ समझ ही नहीं पाया। लेकिन कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी भी बाकी था। कुछ समय बाद उसकी बेटी मासूमियत से पूछती है, मम्मी, अर्जुन अंकल फिर कब आएंगे? मुझे उन्हें वो मैजिक दिखाना है जो मैंने सीखा है। यह सुनते ही वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और यहीं फिल्म एक ऐसे भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जो दिल को छू जाता है, क्योंकि उस दिन लॉकेट दिखाते हुए उसने बच्ची से जो मैजिक करने की बात कही थी, उसका असली मतलब अब जाकर समझ में आता है। उसने अपनी आखिरी लड़ाई सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं लड़ी थी। उसने अपने प्यार, अपनी गलती से बिछड़े रिश्ते और उस छोटी बच्ची के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और यही बात इस कहानी को सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि प्यार, बलिदान और मुक्ति की कहानी बना देती है। तभी प्रिया एक सवाल पूछती है, अगर वे दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो आखिर उनकी कहानी साथ क्यों नहीं खत्म हुई? इस सवाल का जवाब इंस्पेक्टर मोहित देता है। वह बताता है कि पहाड़ी पर पुलिस के साथ आखिरी मुठभेड़ के दौरान जो काउंटडाउन वह बार बार देख रहा था, उसका संबंध किसी भागने की योजना से नहीं था। असल में उसी समय उसे ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए था, लेकिन ठीक उससे पहले अस्पताल से एक मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि उपलब्ध दिल किसी दूसरे मरीज को दे दिया गया है, यानी अब उसके लिए कोई डोनर बचा ही नहीं था। और यहीं उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने तय कर लिया कि वह अपना दिल उसे देगा। यही वजह थी कि आखिरी सांस लेते वक्त उसने इंस्पेक्टर से सिर्फ एक ही बात कही थी, उसका ख्याल रखना। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं। वह जानता था कि शायद वह उसके साथ जिंदगी नहीं बिता पाएगा, लेकिन अगर उसका दिल धड़कता रहा तो किसी न किसी रूप में वह हमेशा उसके साथ रहेगा। यही उसका आखिरी प्यार था, यही उसका आखिरी त्याग था और यही उसका आखिरी जादू था। जिस मैजिक की बात उसने उस छोटी बच्ची से की थी, उसका असली मतलब अब जाकर समझ आता है। वह कोई हाथ की सफाई वाला खेल नहीं था, वह एक इंसान का अपने प्यार के लिए किया गया अंतिम बलिदान था। एक ऐसा बलिदान जिसने मौत के बाद भी किसी की जिंदगी बचा ली। इसके बाद प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि 13 साल की दूरी, नफरत और गलत फहमियों के बावजूद उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। वह आखिरी पल तक सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा। यहीं पर कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचकर समाप्त होती है। 13 साल पहले शुरू हुई एक अधूरी प्रेम कहानी आखिरकार पूरी तो नहीं हुई, लेकिन उसे ऐसा अंत जरूर मिला जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता।
एक तरफ अन्याय, साजिश और बदले की आग थी, दूसरी तरफ प्यार, माफी और त्याग, और अंत में जीत उसी की हुई जिसने नफरत नहीं बल्कि प्रेम को चुना। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां साथ जीने से नहीं बल्कि किसी और को जीने का मौका देने से अमर बनती हैं।